हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स का पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए लाया था ग्रुप 15 एलिमेंट जिसे नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली का हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया है एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हमको पता है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होता है बेटा उसको नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51 और 83। ठीक है, इस तरह से हमने देखा, पिछले वीडियो में देखा था कि इनकी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो दे ऑल आर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। सबके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण हमने देखा था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +3 एंड +5 हो सकता है एक्सेप्ट नाइट्रोजन। वो सब मैंने आपको बता दिया था। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे विच इज नोन एज द हाइड्राइड्स। पहला केमिकल प्रॉपर्टी होगा हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस टाइप के कंपाउंड से बनाते हैं। तो ये जो कंपाउंड बनाएंगे वो MH3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाएंगे? MH3। MH3 का मतलब होगा, M का मतलब होगा वो एलिमेंट और H3। जैसे कि बना लिया अमोनिया NH3, फिर बना लिया BH3, फिर बना लिया AS3, फिर बना लिया SbH3 और बना लिया बेटा BiH3। तो इतने तरह के ये हाइड्राइड बना पाते हैं। इतने तरह का मतलब होता है इस टाइप के हाइड्राइड बना लेते हैं। नाइट्रोजन NH3, फास्फोरस BH3, आर्सेनिक ASH3, ये SbH3 और ये BiH3। अगर हम इसके नाम की बात करें तो नाम भी जानेंगे। इसका नाम होता है अमोनिया। ठीक है, इसका नाम होगा फॉस्फीन, इसका नाम होगा बेटा आर्सीन, आर्सीन ARSENE, इसको कहेंगे स्टीबीन, स्टीबीन या स्टीबीन ऐसे कहेंगे। और उसका नाम बिस्मथीन, नीचे लिख रहे हैं BISTH, बिस्मथीन। ठीक है, नाम देख लेंगे सब। अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मथीन। ठीक है ना, इस तरह से इसके नाम होंगे बेटा। अब हम इसके हाइड्राइड्स की जो बात करेंगे वो हाइड्राइड्स अमोनिया और फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन ये सारे के सारे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं या कैसे बनाए जा सकते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे या और कितने तरह के हाइड्राइड्स हो सकते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। आइए देखते हैं, अगर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होगा बेटा? सबसे पहला हमने लिया था अमोनिया। और अमोनिया कैसे बन सकता है? आपने कई जगह पढ़ा भी होगा इस रिएक्शन को। N2 + H2 रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? 2NH3। ये बनता है 2NH3, यानी 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल अमोनिया बनता है। रिएक्ट करने का कंडीशंस क्या होता है बेटा? ये Fe आयरन के प्रेजेंस में और मॉलिब्डेनम क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। और टेम्परेचर क्या यूज करते हैं बेटा? 405 to 500 डिग्री सेल्सियस। और एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है 200 एटमॉस्फेयर। इसी को हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। आपने सुना होगा, क्या है बेटा? हैबर्स प्रोसेस। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ली चटेलियस प्रिंसिपल। ली चटेलियस प्रिंसिपल के हिसाब से इसका टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन हम चेंज करने पे अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा कर सकते हैं। दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी। हैबर्स प्रोसेस में हमने इसको दिखा दिया। ये आयरन होता है बेटा, आयरन का मतलब होता है कैटलिस्ट, और ये प्रमोटर, मॉलिब्डेनम प्रमोटर होता है। प्रमोटर का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ा दें, उसी को हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं। तो पहला NH3 में जो MH3 टाइप का हमने पहला बना दिया NH3। NH3 का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है?
बाय दिस रिएक्शन, मतलब विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स प्रोसेस हम इसको बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, अगर हमको अमोनिया की जगह दूसरा बनाना हो, फास्फीन बनाना हो, तो हम कैसे फास्फीन बनाएंगे? फास्फोरस के हाइड्राइड को फास्फीन कहते हैं। चलिए देखते हैं फास्फीन कैसे बनता है। क्या बनाना था हमको? PH3। इस PH3 को कैसे बनाएंगे बेटा? फास्फोरस के जो आइसोटोप्स होते हैं, तो इसके जो दो मेन आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है व्हाइट या येलो फास्फोरस और एक होता है रेड फास्फोरस। आउट ऑफ दीज टू जो रेड व्हाइट फास्फोरस होता है बेटा, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, जो एयर से रिएक्ट करके अपने आप चले जाता है, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है? ऑलवेज इट शुड बी केप्ट इन द वाटर। ठीक है, तो अगर हमको PH3 बनाना है बेटा, तो रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं P4 व्हाइट फास्फोरस और प्लस NaOH और प्लस H2। इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज PH3 और प्लस NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। हमको जो मेन चीज बनाना था वो क्या था? फास्फीन। यही बनाना था बेटा। तो फास्फीन हमने बनाया किससे? व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस, बोथ आर सेम, इसलिए हम इसको व्हाइट फास्फोरस बोलेंगे और प्लस NaOH और प्लस H2 जब मिलाएंगे तो फास्फीन गैस बन जाएगी। ठीक है, इसको और हम बना सकते हैं, एक और प्रोसेस है कैल्शियम फास्फाइड ले लीजिए Ca3P2, और इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दें बच्चों तो क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम फास्फाइड बन रिएक्ट विद द H2O, तो ये बनेगा PH3 और along with the कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि PH3 इस रिएक्शन से और PH3 इस रिएक्शन से बनाया जा सकता है। तो दो चीजें हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे, हमने अमोनिया बना लिया, हमने फास्फीन बना लिया, अब हम आर्सीन और एंटीमनी के हाइड्राइड्स की बात करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? आर्सीन और स्टीबिमीन कहेंगे, SbS3। तो दोनों को अगर हम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए AsH3 बनाना था, AsH3 कैसे बनाएंगे बेटा? आर्सीन हमको बनाना है तो जिंक आर्सेनाइड क्या लेंगे? जिंक आर्सेनाइड, फार्मूला होगा Zn3 AS2। ठीक है, Zn3 AS2, जिंक की वैलेंसी 2, एस की वैलेंसी 3। इसको अगर हम क्या करेंगे बेटा? HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा ZnCl2 और प्लस AsH3। क्या बन गया? AsH3 बन गया। Zn3 Sb2 प्लस HCl डाइल्यूट के साथ अगर रिएक्शन किया तो क्या बना? ZnCl2 और प्लस SbH3, ये कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि these are the methods for the preparation of the hydrides of the nitrogen family elements। अब हम इसके बाद बात करेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर की। जितने भी इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? लेट अस सी। MH3 है तो हम इसमें से एक एग्जांपल को लेकर के आपको बता रहे हैं कि हमने देखा कि अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर एवरी एलिमेंट, मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, और 5 इलेक्ट्रॉन में NH3 टाइप बन रहा है। इसका मतलब अगर ये H यहाँ जोड़ दें, ये H यहाँ जोड़ दें और ये H यहाँ जोड़ दें तो नाइट्रोजन के पास बेटा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और इसका जो इस शेप होगा वो पिरामिडल होगा। आप पढ़ते चले आए हो, क्या होगा? द शेप ऑफ द कंपाउंड इज पिरामिडल, और इनके बीच का जो एंगल होता है बेटा, अगर इस पे अगर हम ये देखें कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाएगा सेंट्रल मेटल एटम पे? sp3। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और यह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये 1 सिग्मा बॉन्ड एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा
sp3 टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एट सेंट्रल मेटल एटम इज फाउंड। तो sp3 अगर है तो इसका जो शेप होना चाहिए वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन और इनके जो बीच का एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए बेटा। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके बीच का जो एंगल होता है 160.5, ध्यान देंगे 107 डिग्री 107.5 डिग्री होता है। ड्यू टू क्यों होता है बेटा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इनके बीच का एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब हम इसमें ऐसे चलते हैं, हमने लिखा था अमोनिया यहाँ हो गया, और लास्ट वाला जो होता है बेटा बिस्मिथीन BiS3, इनके बीच का एंगल अभी आपने देखा 107.5 डिग्री, लेकिन इनके बीच का जो एंगल होता है बेटा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इट डिक्रीजेस, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा NH3 इज ग्रेटर देन PH3 is greater than ASH3 is greater than SBH3 और is greater than BiS3, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा एंगल होगा, बॉन्ड एंगल की बात करो बेटा, द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया among all the hydrides is higher, mean highest 107.5 डिग्री, और इसका सबसे लोअर होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम ऊपर से नीचे जब चलेंगे तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें कह सकते हैं इसकी जो एटम की साइज होगी, जो सेंट्रल मेटल एटम की साइज हो रही है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस तरह से हो गया बेटा। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हमने इसके स्ट्रक्चर की बात करी। अब आइए इस हाइड्राइड में जो MS3 बना था, इस हाइड्राइड के हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने का मतलब हो गया बेटा कि हम बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स, MS3 कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी में क्या होगा, मतलब कितना हीट देने पे कब डिकम्पोज हो सकता है, सबसे कम हो क्या होगा और सबसे ज्यादा क्या होगा। बेटा इसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है NH3 PH3 ASCH3 SBH3 और BiH3, ठीक है। इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो ऊपर से नीचे चलने पर घटती है, यानी सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बढ़ता जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाता है, जिससे कारण इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो सही, हाँ, ऊपर से नीचे चलने पर कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा बेटा, NH3 होगा, और सबसे कम स्टेबल क्या होगा, BiS3 होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया थर्मल स्टेबिलिटी, यही नीचे लिख देते हैं। हम बात करेंगे बेटा इसके बेसिक कैरेक्टर की। दूसरा क्या हो सकता है, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर में हम ये देखते हैं, अगर हम इसके पहले एलिमेंट, पहले कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रोजन 3H के साथ ना, इस नाइट्रोजन के पास बेटा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जितने भी सेंट्रल मेटल एटम है सबके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इनका बेसिक कैरेक्टर जो होता है, यह एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम कर सकते हैं। तो देयरफॉर दे एक्ट एज ए लेविस बेस। यस या नो, लेविस एसिड बेस कांसेप्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर नोन एज द लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर नोन एज द लेविस बेस। तो इसमें अमोनिया जो होता है वो बेसिक नेचर शो करता है, और जो PH3 होता है बेटा, इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो हमने लिखा ये क्या होगा बेटा, बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। और ये वीकर बेसिक, ठीक है, ये वीकर बेसिक होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम आर्सिन की बात करें, स्टीबियम की बात करें या बिस्मिथीन की बात करें बेटा, तो इसमें
कोई बेसिक कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, यानी दे डू नॉट शो एनी बेसिक कैरेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, ऐसे ऊपर से नीचे चलेंगे तो डिक्रीज करता है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे ज्यादा इसमें NH3 में उससे थोड़ा सा कम ये वीकर होता है, और उसके नीचे कोई भी बेसिक कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब नंबर दूसरा हो गया, दो चीजें हमने बता दिया। अब नंबर तीसरा क्या पढ़ना है हमको, रिड्यूसिंग नेचर। क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग नेचर। आइए देखते हैं बेटा, अगर हम इसके रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, ऊपर से नीचे चलेंगे तो रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, इनका जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो क्या होता है बेटा, ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है, इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस क्यों बढ़ता है, इसका मतलब अमोनिया इज लेस रिड्यूसिंग एजेंट एंड PH3 इज लेस देन ASH3 एंड इज लेस देन BiH3। इसका कारण क्या है कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, घटती है। इसलिए इनका जो ये क्या बढ़ता है बेटा, रिड्यूसिंग नेचर। ध्यान देंगे ये क्या था, रिड्यूसिंग नेचर। This is known as the reducing nature. So reducing nature increases from top to bottom in a group because its thermal stability decreases. ठीक है, अब आइए हम इसके ऑक्साइड्स की बात करते हैं बेटा। या एक चीज और बचा है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीवीन एंड बिस्मथीन। बार बार देखेंगे। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, तो अमोनिया और फॉस्फीन में अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फॉस्फीन से ज्यादा होता है, और फॉस्फीन से जब आप नीचे चलेंगे तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक यानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो फॉस्फीन इज लेस देन दिस, इट इज लेस देन दिस एंड इट इज लेस देन दिस। ये अमोनिया का जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, क्यों ऐसा होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। किस कारण से, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हमने लिखा ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्राइड्स। आइए देखते हैं अब क्या करना है बेटा। अगर हम इसके और हाइड्राइड्स की बात करें, इसको मिटा दे रहे हैं, इसके अगर हम और हाइड्राइड्स की बात करें तो इसका और जो हाइड्राइड्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक और हाइड्राइड पाया जाता है, और नॉन हाइड्राइड इज N2H4। N2H4 इसको कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, N2H4 इसको हम ऐसे भी लिखते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द हाइड्रोजन। अब क्या पढ़ना है बच्चों, अब हम इसके हैलाइड्स की बात करेंगे। हाइड्राइड्स खत्म हो गया, अब हम इसके हैलाइड्स की बात करेंगे, ये किस टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। आइए देखते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बीच में समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो यू आर एडवाइज टू आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप बीच में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बेटा हैलाइड्स की। हैलाइड्स क्या क्या होगा, ये किस टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं बेटा, ये MX3 और MX5 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। MX3 और MX5 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। क्यों दोनों बनाते हैं बेटा, अब ये अगर सबसे पहले हम इसकी बात करें, MX5 की बात करें, तो MX5 इसलिए बनाता है क्योंकि उसके
आउटर मोस्ट सेल में, सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या कर सकते हैं, p जो सबसेल है उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर हम उसको एक्सपैंड करें, एनर्जी दे करके एक्साइटेड करें, तो सल्फर का s ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कूद के d में चला जा सकता है, इसलिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो +3 और +5 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। भाई बेटा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, किस टाइप के बनेंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर हम इसके कंपाउंड्स की बात करें तो ये मान लीजिए MX3 टाइप वाला हो गया और ये मान लीजिए MX5 टाइप वाला हो गया। हम यहाँ एक लाइन बना लेते हैं। NH3 वाला क्या क्या बना सकता है बेटा, NF3, NCl3 और NBr3 इज नोन, Ni3 इज नॉट नोन, ये जान लेंगे। Ni3 का कंपाउंड कोई नहीं पाया गया, देखा गया। अगर हम P की बात करें बेटा तो क्या बनेगा, PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3। फास्फोरस में यह पाया गया कि यह आयोडीन का कंपाउंड दिखाता है। ये क्या दिखाता है बेटा, PASF3, ASCl3, ASBr3 और ASI3, ठीक है ना। तो इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। अब हम एंटीमनी की बात करें बेटा, एंटीमनी यानी SbF3, SbCl3, SbBr3 और SbI3, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके बिस्मथ की बात करेंगे बेटा, बिस्मथ भी BiF3, BiCl3, BiBr3 और BiI3, ठीक है। तो हमने यहां से देखा, अगर आप देख रहे होंगे तो हमने ये देखा कि ये किस टाइप के कंपाउंड्स बना रहे हैं, NF3, NCl3, NBr3, और इसमें फास्फोरस से लेकर के आर्सेनिक तक बेटा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो हैं ये सारे के सारे ये सारे के सारे क्या होंगे, ट्राई हैलाइड्स बना रहे हैं। और इसमें केवल नाइट्रोजन में Ni3 इज नॉट फाउंड, Ni3 टाइप का हाइड्राइड नहीं पाया गया, नहीं देखा गया, तो ये नहीं बनाते हैं। और अगर हम MX5 की बात करें तो ये जो नाइट्रोजन है ये नहीं बनाता है बेटा, इज इट, नाइट्रोजन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, बिकॉज इसमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल्स पाया जाता है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये हम कंबाइंड लिखते हैं, ये MX5 की तरह, जैसा आपने लिखा होगा PCl5, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इस तरह से हमने इसमें देखा। और ये एक आध कंपाउंड नीचे बनाता है BiCl5, ठीक है, BiCl5 या BiR। तो ये कहने का सेंस हो गया कि इसमें केवल और केवल इस टाइप के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। PCl5 हो गया, ASL5 हो गया, ASCl5 हो गया, SB इस तरह से। ये BiFCl5 होता है बेटा, BiF5 बनता है, Cl5 नहीं बनाता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं इट हाइलाइट्स आर फाउंड ऑफ दीज टाइप्स। अब हम बात करेंगे बेटा इसके अनदर प्रॉपर्टी की, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, आइए देखते हैं। अनदर प्रॉपर्टी बेटा, हम इसके ऑक्साइड्स की बात करेंगे कि इसका ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकता है। ऑक्साइड्स, ठीक है। अब हम
हम अगर इसके ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स मतलब जब ये एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, आप जानो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे के सारे क्या हैं, वी कैन से दैट इज दे आर नॉन मेटल्स, और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होता है। तो इन नॉन मेटल्स यानी नाइट्रोजन का ही या फास्फोरस, बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर, बिकॉज एंटीमनी आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलाइट कैटेगरी में आता है और बिस्मथ मेटलिक कैरेक्टर में आ जाता है, इसलिए वो नॉन मेटल्स नहीं रह गए। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे और इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे और इसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसके ऑक्साइड्स की बात करें तो क्या हो सकता है, ऑक्साइड्स क्या क्या बन सकते हैं बेटा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अगर हम दिखाएं, यहाँ ऑक्साइड्स कितना हो गया, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड्स का नाइट्रोजन क्या हो सकता है, लेट अस सी N2O, NO, NO2, N2O4 और N2O3, ये सारे के सारे बेटा नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हो सकते हैं। अगर हम N2O की बात करें, NO की बात करें, तो ये N2O में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें बेटा तो +1 आ जाएगा, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो बेटा +2 आ जाएगा, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 2 दूनी 4 +4 आ सकता है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये भी +4 आ जाएगा, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने देखा कि दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, फास्फोरस जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, अगर हम फास्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन के बाद हमने क्या बना दिया, फास्फोरस। फास्फोरस क्या बनेगा बेटा, P4O6, ठीक है ना, P4O8 और P4O10, इस तरह के वो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। आर्सेनिक भी बनाएंगे, अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक ऑक्साइड क्या बनाएगा बेटा, उसके बाद आर्सेनिक की बात करेंगे AS4O6 और ये बनाता है AS2O5। ठीक है, फिर हम अगर बिस्मथ की बात करें बेटा तो बिस्मथ क्या, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी की बात करें बेटा, एंटीमनी किस टाइप का बनाता है, Sb4O6 और यहाँ Sb2O5, और जो बिस्मथ होता है वो Bi2O3 बनाता है और यहाँ Bi2O5, इस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब आपने देखा कि बिस्मथ जो था वो Bi2O3 और यहाँ AS4O6, यहाँ 4 मालिक्यूल, इसके 6 मालिक्यूल, ये है, और यह जो दोनों बेटा है यह मेटलाइट के कैटेगरी में आता है और यह मेटल की कैटेगरी में आता है। तो मेटल और नॉन मेटल ये दोनों आपस में मिलकर Bi2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हो गया इसके ऑक्साइड्स की। अब हम बात करने वाले हैं इस फास्फोरस और इस नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस के स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं और उनकी क्या हो सकती है बेटा, अगर वो एसिड है तो जाहिर सी बात में बेसिक कैरेक्टर पाया जाएगा। ठीक है ना, अब हम अगर इसके एसिड्स की बात करें तो कुछ नाइट्रोजन के जो एसिड्स बनाते हैं वो क्या बनेगा बेटा, ऐसे H2N2O4 ये बन सकता है, सॉरी H2N2O2 हो सकता है, ये हो सकता है HNO2 हो सकता है बेटा, HNO3 हो सकता है और HNO4 हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको कहेंगे हाइपो नाइट्रस एसिड, ठीक है, इसको कहेंगे नाइट्रस एसिड, इसको कहेंगे नाइट्रिक एसिड, इसको क्या बोल रहे हैं, पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो स्ट्रक्चर में 1 बाय 1
आपको दिखाऊंगा। ये देखिए वहां से उसको हटा दे रहे हैं और इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ये मोनो बेसिक होगा कि डाई बेसिक होगा कि ट्राई बेसिक होगा, इसका निर्धारण अभी हम करते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। हम यहाँ हाइड्रोजन को सबसे किनारे रखते हैं, OH N, फिर सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, N का बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो हमने ये देखा कि इट इज हैविंग 2 हाइड्रोजन व्हिच कैन डिस्प्लेस वेरी इजीली, और यहाँ एक ऑक्साइड इधर बन सकता है और इधर ऑक्साइड इधर बन सकता है, तो इसलिए क्या होगा बेटा, डाई बेसिक। इस एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो डाई बेसिक नेचर का होगा। अगर हम नाइट्रस एसिड की बात करें तो H किनारे हो गया, फिर N हो गया बेटा, और N के साथ 2 O लगा था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ कर देंगे और डबल बॉन्ड यहाँ कर देंगे। डिजिट आर नॉट HNO2, ये क्या हो गया बेटा, मोनो बेसिक हो गया। फिर हम HNO3 की बात करें, HNO3 का स्ट्रक्चर HNO3 ना, ये हो गया। यहाँ से हमने लिख दिया O और यहाँ लिख दिया सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और ये डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो बेटा कंप्लीट हो गई, 1 और 2 और 1 3 हो गई, तो इस तरह से एक H है, तो दिस इज आल्सो नोन एज अ मोनो बेसिक एसिड। अगर हम पर नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो H किनारे रहेगा, इसमें एक खासियत होती है, इसमें पर ऑक्साइड होते हैं, यहाँ O लगा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो इस तरह से आपने देखा कि ये 2 ऑक्सीजन है। तो देन इन दिस स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, नाइट्रिक एसिड, ऐसा है परऑक्साइड्स आएंगे। जब परऑक्साइड्स वाले कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो बी केयरफुल, 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले होंगे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिखेंगे बेटा, और इसका -2 होगा। तो दीज आर द एसिड्स ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, अब हम आई होप यू आर बेटर। अगर हम इसके अलावा फास्फोरस के एसिड्स लिखें तो कौन कौन से एसिड्स पॉसिबल हैं, आइए देखते हैं। फिर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर हम उसकी बेसिसिटी की बात करेंगे, विच इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं इसके। अगर हम नाम की बात करते हैं बेटा फास्फोरस के एसिड्स, अगर हम लिखें एक एक करके, यहाँ लिखते हैं H3P, H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O6, H4P2O7, HPO3 खोलिए, इसमें अलग अलग नाम होगा बेटा। Now let us see the name of this compound. H3PO2 hypophosphorus acid बेटा, H3PO3 orthophosphorus acid, H3PO4 orthophosphoric acid, H4P2O7 को hypophosphoric acid कहते हैं। देखो इसमें थोड़ा अंतर होता है, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। इसको कहते हैं बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड और इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब मैं आपको यहाँ एक एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के दिखाने वाला हूँ, और उस स्ट्रक्चर के बेस पे हम ये देखेंगे कि इसकी जो बेसिसिटी होती है वो क्या हो सकती है। देखिए H4P2O7 यहाँ है, मैं एक एक करके बनाऊंगा, आप उसको बना के फिर मैं इसको यहाँ से रब भी कर दूंगा। P फास्फोरस हो गया बेटा, फास्फोरिक साथ 3H लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड H लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड H लगा देंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। गौर से देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और हमने यहाँ देखा कि यह जो एक H है वो H के साथ जो एक H है ये डिस्प्लेस हो सकता है, जिससे कारण क्या होगा, मोनो बेसिक। क्या होगा, दिस इज मोनो बेसिक एसिड। H4P2O7, H3PO2 जिसे हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं, दिस इज मोनो बेसिक इन द नेचर। आई होप यू हैव मेड
नंबर दूसरा कहते हैं बेटा, अगर हम दूसरे वाले की बात करें जिसे कहते हैं H3PO3 आर्थोफॉस्फोरस एसिड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो P के साथ ये बेटा होता है डाइबेसिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए डाइबेसिक एसिड कैसे होगा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O H3 नीचे आ गया तो H3PO3, ठीक है। और इस H3PO3 के कारण हमने देखा कि जो दो OH के साथ H लगे हुए हैं ये डिस्प्लेस होंगे, तो देयरफॉर इट शुड बी नोन एज डाइबेसिक एसिड, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो डाइबेसिक होगा। ये हमने दूसरे वाले को बताया, पहले वाले का बता दिया था, अब मैंने दूसरे वाले को बना दिया। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले का, ठीक है बेटा। ये हो गया आर्थोफॉस्फोरस एसिड। अगर हम आर्थोफॉस्फोरस एसिड की बात करेंगे बेटा तो इसमें H3PO4 नजर आ रहा है और इसकी जो बेसिसिटी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ इसका स्ट्रक्चर तीसरे वाले का, यहाँ सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H H3PO4 ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और आपने देखा कि अब इसकी बेसिसिटी जो होगी वो बेटा बदल गई। क्यों बदल गई, ये हमने देखा एक H यहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जो OH के साथ है, जो O के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे, तो ट्राई बेसिक एसिड, करेक्ट वन। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, सबका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, फास्फोरस के बाद 2 2 4 2 6 2 8 और 2 से अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पा रहे हैं, इसलिए अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं H4P2O6 का। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें 2 फास्फोरस है, आप यहाँ लिखेंगे P सिंगल बॉन्ड P, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। H4 था बेटा, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH कर देंगे और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH कर देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड O कर दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दीजिए। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है नहीं। H4 1 2 3 4 H4 हो गया, P2 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो H4P2O7 हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया बेटा, इसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और इसकी अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो आपने देखा कि OH कितने थे, OH के साथ लगा रहने वाला H ही यहाँ से डिस्प्लेस होगा, तो देयरफॉर इट इज नोन एज द टेट्राबेसिक। क्या होगा, इट इज द टेट्राबेसिक एसिड, करेक्ट वन। अब हम बात करें बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। आई होप यू हैव रिटन दिस इज नोन एज द टेट्राबेसिक एसिड, सॉरी टेट्राबेसिक एसिड है जिसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब अगर हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ गया H4P2O7। इसी को मैं मॉडिफाई करके बनाऊंगा। देखो बेटा H4P2O7 में एक छोटा सा हमने चेंजिंग किया, एक ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन को हमने बीच में इन्वॉल्व करा दिया। ये बीच में O हो गया, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ध्यान देंगे। तो बन गया H4 1 2 3 4 P2 1 2 3 4 5 6 7 H4P2O7। और इसका भी जो स्ट्रक्चर होगा, इसका भी जो बेसिसिटी होगी वो होगा 1 2 3 और 4 ये यहाँ से डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो देयरफॉर H4P2O6 और H4P2O7 दोनों ही क्या होंगे बेटा, टेट्राबेसिक एसिड्स हो सकते हैं। अब लास्ट बचा बेटा जिसे हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ है HPO3 का होल है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है आइए देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर को बनाने में हम देखेंगे क्या हो सकता है बेटा, ये बन सकता है PO3 इस तरह से, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ की हो सकती है, यहाँ हो सकता है। अब देखते हैं इसमें हमने देखा P सिंगल बॉन्ड OH 1 2 3 डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने कहा HPO3 H हो गया, PO3 एक H हो गया, P हो गया, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सॉरी एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। इस फास्फोरस के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन
2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द HPO3 कोलियन। और अगर हम इसके बेसिसिटी की बात करें बेटा, तो इसमें केवल और केवल यही H दिख रहा है जो डिस्प्लेस हो सकता है, आयनाइज हो सकता है, इसलिए दिस इज नोन एज द मोनोबेसिक एसिड। क्या होगा? दिस इज मोनोबेसिक एसिड। करेक्ट वन। तो इट वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये सारे के सारे हमने आपको पढ़ा दिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब अगली कड़ी में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।